जंगल की गहराई में एक कहानी पुरानी है। जंगल का राजा जो सब पे भारी है, उसकी दहाड़ में छिपा संदेश है सारा। मैं भी बाघ है अनुभूति का नारा। मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ। अपनी शक्ति को पहचान, बचाएंगे हम ये पर्यावरण, ये वन। अपनी शक्ति को पहचान। तो हमारी जो भारतीय संस्कृति है, इसमें सबसे पहले हम इसका पूजन करते हैं, प्रकृति की पूजन करते हैं, है ना। फिर नवग्रह का भी पूजन करते हैं हम लोग, है ना। जानते हो ना आप लोग, तो वो भी प्रकृति है, ठीक है ना। सूर्य नारायण को जल चढ़ाते हैं अपन, तो सूर्य नारायण अगर नहीं रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे, है ना। कोई भी नहीं रहेगा दुनिया में, ठीक है। तो हमारी जो संस्कृति है, जो हमको देता है, जो हमको देता है उसकी हम पूजा करते हैं, सम्मान करते हैं, सम्मान करते हैं। इसी तरह से बहुत सारे पेड़ पौधे, इधर ध्यान देंगे। कौन इधर आओ तुम, यहाँ बात नहीं करना, बस अपन लास्ट स्टेशन है। बहुत सारे पेड़ हैं, जैसे कि पीपल है, बरगद है, बेलपत्ती है, बेल के झाड़ है, आंवला है ना। इनकी सबका पूजन करते हैं ना अपन, क्योंकि ये हमको देते हैं। वैसे तो सभी देते हैं। प्रकृति से या पेड़ पौधों से सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि जो वन है हमारे, उनसे हमको दो तरह के फायदे होते हैं। दो तरह के फायदे मतलब क्या होता है? दो तरह के में, एक तो प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष में कौन से आएंगे आपके? प्रत्यक्ष में सब सारी की सारी लघुओं पर जो फल बताया ना मैंने आपको, इमारती लकड़ी, जो भी हमको वनों से सीधा सीधा मिलता है वो क्या कहलाएगा? प्रत्यक्ष लाभ। और अप्रत्यक्ष लाभ वो कौन से? हम निचोड़ पे आ गए हैं बिल्कुल अब, है ना। हमको जानना जरूरी है, अप्रत्यक्ष लाभ कौन से? कोई तो बोले भाई। अप्रत्यक्ष जो दिखाई नहीं देते, प्रत्यक्ष ने जो दिखाई देते। बिल्कुल सही। किसने बोला ऑक्सीजन? केज कर लेना बेटा, शाबाश। तो क्या है कि ऑक्सीजन है वो, दुनिया में ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाले कौन है? केवल और केवल पेड़ पौधे। मालूम है? वो लगभग 1,75,00,000 की ऑक्सीजन हम एक मतलब मनुष्य पूरे 70 वर्षों में लेता है। कितने वर्षों में? 70। कितने की? 1,75,00,000, है ना। फिर दूसरा, इधर इधर ध्यान देंगे, 1 करोड़ का। फिर उसके बाद में अपने कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है? प्रदूषण कम होता है। प्रदूषण को बढ़ाने वाली कौन सी गैस है ज़्यादा? कार्बन डाइऑक्साइड। तापमान को बढ़ाने वाली कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। फ्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारी की सारी क्या है? तापमान को बढ़ाती है। लेकिन एक बात इसमें ध्यान रखने वाली है, तापमान को भी बढ़ाती है। और ये कौन सी गैस कहलाती है? ग्रीन हाउस गैसेस, है ना। ग्रीन हाउस गैसेस, ये गैस तापमान को भी बढ़ाती है और साथ साथ ओजोन परत को भी कमज़ोर कर रही है ना। ओजोन परत अगर कमज़ोर होगी, उसमें छिद्र होगा, तो क्या होगा? जो कॉस्मेटिक किरणें हैं वहाँ से, पराबैंगनी किरणें, वो जो हाँ, वो किरणें जो है धरती पे आएगी और नुकसान पहुँचाएगी। अल्ट्रावायलेट, है ना, अल्ट्रावायलेट, ठीक है। तो अब जितनी ये ग्रीन हाउस गैसेस है, इनका जो नाम लिया मैंने, ये हमारी पृथ्वी पर एक निश्चित मात्रा में हमेशा रहती है। क्या निश्चित मात्रा? मतलब एक सीमित मात्रा बोलते हैं जिसको, सीमित मात्रा में रहती है। अगर ये गैस सीमित मात्रा में नहीं रहेगी तो क्या होगा कि धरती, अगर मान लो नहीं रहेगी तो धरती का तापमान
जहाँ हम यहाँ खड़े हैं वहाँ कितना जाएगा, -18 डिग्री। कितना? माइनस। तो हमारा जीवन मुश्किल हो जाएगा। तो कुल मिला के ये है कि ग्रीन हाउस गैस जो हमारे पर्यावरण में निश्चित मात्रा में होना जरूरी है। ठीक है। अब ये बढ़ती है तो क्या होता है कि बढ़ने से क्या होता है कि ये सारी की सारी गैसें ऊर्जा, जो तापीय ऊर्जा है ना, उसका अवशोषण करती है। जब ये सीमित मात्रा में रहती है तो ये एक जो तापमान है उनका सही रहता है, मतलब हमारे जीने लायक रहता है। और जब ये ज़्यादा मात्रा में होती है तो तापमान को ज़्यादा अवशोषित करती है, गर्म करती है। तो इसी के कारण जो गैस ये बढ़ रही है ना, इसी के कारण ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तपन जो बढ़ रही है। ठीक है ना। ग्लोबल वार्मिंग समझ रहे हो ना? ग्लोबल वार्मिंग क्या है? निरंतर जो पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है उसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, जिसके नतीजे ये हो रहे हैं कि समुद्र में बर्फ़ पिघल रही है, तो समुद्र का तल ऊंचा हो रहा है, स्तर आ रहा है ऊंचा, जिससे कि बहुत सारे शहर जो है डूबने की कगार पे आ रहे हैं। हमारे जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर क्या होती है? बर्फीली झील है ना, वो टूट रही है, पिघलने के कारण टूट रही है, वो छोटे हो रहे हैं। अगर वो छोटे हो रहे हैं और गायब हो जाएंगे तो गंगा यमुना जैसी हमारी जो नदियां हैं वो भी सूख जाएगी। ठीक है ना। उनमें गर्मी में पानी बढ़ता है, बहता है, वो पिघलते हैं ऊपर से तो आती है ना। तो ग्लेशियर ख़त्म हो रहे हैं तो क्या है कि जो हमारा वैश्विक तापमान जो बढ़ रहा है उसको नियंत्रित करना। और ये बार बार जो है अभी भी जलवायु, अभी भी कहीं किसी विदेशी सम्मेलन है तो बस जलवायु की बात हो रही है कि जलवायु परिवर्तन पे बात हो रही है ना, ग्लोबल वार्मिंग पे बात हो रही है। लेकिन जो बात भर हो रही है ना, लेकिन कहीं का जब तक के ये जो गैसेस है कम नहीं होगी और जंगल बढ़ेंगे नहीं, तब तक के जो है तापमान को कम करने वाले कौन है? केवल एकमात्र पेड़ पौधे। अब ये छाएं देख लो, आप यहाँ छाए में है ना, अपन ठंडा लग रहा है ना। वर्षा कहाँ होती है? जहाँ पर जंगल ज़्यादा होते हैं। क्यों होते हैं कि ठंडक, जो बादल होते हैं ना, वो ठंड के कारण या जहाँ पर तापमान ठंडा होता है वहाँ पर क्या होते हैं, उनके वो भाप का पानी बनता है और वो नीचे गिरते हैं। ठीक है ना। और जितना जैसे यहाँ जितना ये जंगल घना होगा, अब यहाँ पर मैं जो रुका हुआ था उसके जो हमारा अप्रत्यक्ष जो है लाभ है वो अरबों रुपए का है, जो दिखाई नहीं देता। जो हमको वन जो है अप्रत्यक्ष लाभ देते हैं, हमारे बहुत सारे लघु अनुपज है, तो ये तो सीधे लाभ में आती है। जो नहीं दिखाई देता, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषण को कम करना, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना, ऑक्सीजन उत्पादित करना, ये अरबों रुपए में जाता है, जो दिखाई नहीं देता है ना। उसके बाद हम यहाँ पर तालाब के पास खड़े हुए है ना, तो ये अंतिम है और इसको भी ध्यान से सुन लीजिए आप, है ना। कैचमेंट एरिया या जल ग्रहण क्षेत्र किसको कहते हैं? आप लोग जो है हमारे गुरुजन भी ध्यान से सुनेंगे इसको, तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसको कहते हैं? जो जलग्रहण क्षेत्र होते हैं वो किसी नाले का अलग होता है, किसी नदी का अलग होता है, किसी तालाब या डैम का अलग होता है। तो मान लो हम नदी के या नाले के जलग्रहण क्षेत्र की बात करते हैं, तो वो जलग्रहण क्षेत्र कौन सा होगा? मान लीजिए यही नाला है, छोटा नाला दिख रहा है ना, इसका जलग्रहण क्षेत्र कहाँ कौन सा होगा, या उसकी परिभाषा क्या है जलग्रहण क्षेत्र? नाले नदी का होता है जलग्रहण क्षेत्र, जैसे नर्मदा नदी का जलग्रहण क्षेत्र है, चंबल का जलग्रहण क्षेत्र है ना। बड़ी बड़ी नदियों के, सबके, छोटे नालों के भी जलग्रहण होते हैं। क्या होता है जल्दी बताएं? इसको बोलते हैं कैचमेंट एरिया बोलते हैं अंग्रेजी में। नहीं मालूम? किसी को नहीं मालूम? इरिगेशन वाले ज़्यादा जानते हैं वैसे, है ना, तो सिंचाई विभाग वाले। लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो दिख रहा है, ये देखो, ध्यान से देखो आप, ये नाला दिख रहा है ना, वहाँ से आ रहा है, वहाँ से निकला ही, वो वहाँ से, वो ऊपर से, है ना। तो इस नाले में जहाँ जहाँ का पानी आ रहा है, बिल्कुल सरल भाषा में और बिल्कुल समझने लायक बात बता रहा हूँ कि जहाँ जहाँ का पानी, इधर का भी पानी जा रहा है, इधर का भी पानी आ रहा है ना। तो जो ये पानी इस नाले में जा रहा है, उस नाले का वो जलग्रहण क्षेत्र हुआ। अब देखिए आप, यहाँ तक के पहाड़ है, ये दिख रहा है ना आपको, ये जो प्लांटेशन लगा हुआ है, उसके उस तरफ दूसरा ढाल है, तो वो पानी दूसरे नाले में जाएगा, है ना। तो वो उस नाले का जलग्रहण क्षेत्र होगा। ठीक है ना। तो जो जलग्रहण क्षेत्र, मान लीजिए नाले का जलग्रहण क्षेत्र हुआ, अब ये नाला कहाँ मिला जाके, कौन सी नदी में मिलेगा? शायद सरपा नदी में मिले,
सरपा नदी किस में मिलेगी? कन्हान में मिल जाए, है ना। तो अगर कन्हान नदी के जलग्रहण क्षेत्र की अपन बात करते हैं, ध्यान से अपने दिमाग बैठा लेना आप। कन्हान नदी के जलग्रहण क्षेत्र की बात करते हैं तो जितने ये नाले उसमें मिलते हैं और जितनी छोटी नदियाँ मिलती हैं वो सारे के सारे उसके जलग्रहण क्षेत्र हो गया। जो सीधा पानी उसमें आता है वो भी उसका जलग्रहण क्षेत्र होगा, ठीक है ना। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ भाई, जलग्रहण क्षेत्र और ये कैचमेंट एरिया, आप सोचोगे कैसे तकनीकी शब्द आ गए और समझ तो गए ना आप लोग कि जलग्रहण क्षेत्र क्या होता है। किसी भी नदी नाले का जलग्रहण, जहाँ का पानी वहाँ, जहाँ का पानी उस नदी या नाले में आता है वो उसका जलग्रहण क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। अब जलग्रहण क्षेत्र के बारे में जो बात की है हमने, ये जितने भी जलग्रहण क्षेत्र हैं, नदी नाले कब तक क्यों जिंदा, ज़्यादा दिनों तक ये कैसे जिंदा रहेंगे? जब तक ये जलग्रहण क्षेत्रों में अच्छे घने वन नहीं होंगे, ठीक है ना। तो जितने ये जलग्रहण क्षेत्र हैं वो, अब ठीक है ये वन है, ये फॉरेस्ट लैंड है तो इसमें तो हम लगा देंगे। जो निजी भूमि है उसमें कैसे लगाएंगे? तो उनकी मेड़ों पे लगाना है हमको। उससे क्या होता है? वाटर रिचार्जिंग होता है। और वाटर रिचार्जिंग होता है जैसे जितने ज़्यादा घने वन होंगे वहाँ पर पानी वहाँ धरती के अंदर ज़्यादा जाएगा, है ना। और जो पानी कैसे जाता है ज़्यादा? पत्तों की मदद से जाता है ना, पानी गिरता है, पत्तों पहले गिरता है, बूंद बूंद गिरता है, नीचे जाता है। और फिर उसके साथ साथ जहाँ पर ज़्यादा घने वन होंगे ना तो धूप की किरण, जो सूरज की किरणें हैं नीचे कम पड़ेगी और कम पड़ने से क्या होगा कि नमी ज़्यादा दिनों तक बनी रहेगी, है ना। अब मान लीजिए बरसात में तो चल गया, बरसात में नाले, नदी नाले क्यों बहते हैं बरसात में? नदी नाले इसलिए बहते हैं कि ये तो पानी अंदर जाता है ना, ये सिपेज या झीर के रूप में नीचे से उधर निकल जाता है, निकलता है ना, देखे ना झीर आपने। तो ये झीर जब तक ये जिंदा है तब तक ये नदी नाले नहीं है ना। तो ये झीर कब बंद होगी? जब इसकी नमी सूखते जाएगी। तो जहाँ पेड़ पौधे कम होंगे तो वहाँ पर नमी जल्दी जाएगी, यानी पहले 1 फीट सूखा, 2 फीट सूखा, तो उतनी झीर वो बंद होती जाएगी, है ना। तो जितने घने वन होंगे, तो हमारा मतलब ये है कि हमको ये जानना, हमारे जितने नदी नाले हैं वो हमारे गांव के जितने जीव जंतु, मतलब जानवर भी हैं और हम भी हैं, हमारे लिए वो जीवन है। क्या है वो? जीवन है। इसलिए उनको मतलब जिंदा रखना, जीवित रखना और उनका फ्लो को बनाए रखना, ये हमारा फर्ज है। तो जितने भी जो जलग्रहण क्षेत्र आते हैं तो हमको इसके बारे में विचार करना पड़ता है कि ये इसमें जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं ताकि हमारे नदी नाले ज़्यादा दिनों तक के जिंदा रहें। तो कुओं में भी जो झील आती है ना वो ही इसी से आती है। तो मैंने जलग्रहण क्षेत्र समझ में आया कि नहीं आपके? कैचमेंट एरिया, है ना। तो इनमें पेड़ पौधे ज़्यादा, अगर मान लीजिए पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे तो उसका और एक नुकसान क्या होगा कि पानी क्या सीधे बह के आएगा और साथ में मिट्टी लेके जाएगा। अब जैसे डैम है तो डैम जल्दी से भर जाएगा, मिट्टी आएगी ना। और पेड़ पौधे रहेंगे तो एक तो पानी नीचे भी जाएगा, है ना। और अच्छा, नदी नाले की, जहाँ पर नदी नाले उतले होंगे ना। तो जहाँ हम डोह में नहाते थे पहले, जिन डोह में नहाते थे, तैरना सीखते थे कि नहीं, वो डोह खत्म हो जाएंगे। तो हमारे गांव में स्विमिंग पूल है क्या? कोई नहीं है ना। तो फिर वो उतले होंगे तो क्या होगा कि फिर हम तैर नहीं पाएंगे उसको, फिर वो ज़्यादा दिन तक मवेशी के लिए पानी नहीं रहेगा, है ना। तो ये सारे के सारे हमारे जीवन को इतना ज़्यादा मतलब जो है असर होगा कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये अब अपन चलते हैं अपने कहाँ, डैम। 2 मिनट इनका होना है। कितना नहीं है, बस तो देखने आए थे। और बुलाना 2 फिर रहने दीजिए। बड़ा बेटा चेहरा आगे कर तेरा। चलो तुम भी खींच लेना। कितना हो गया? निकल जाओ। एक साथ हमारा ये बंदर रहेंगे ना। शेर यार मेरे वो शेर के पास चलो। जिराफ वो शेर की पर करो यार बेटा, पूरा चेहरा ऐसे कर लो, कैप को दिखना भी तो चाहिए ना, कैप निकालना नहीं है। कैप निकालना नहीं है तुमको। आ जाइए। मैडम टॉपी तो ऊपर करो। इसमें ढको ना बेटा, ऐसा लग रहा है कि अपन बहुत मार खा के आए हैं जंगल में। शेर के साथ खड़े, कहाँ से स्माइल आएगी?
है कि नहीं है? सही है इधर देखा नहीं कैमरे में वो तो हम रोज ही देख लेते हैं जिसको बुलाए चौसर 15 चौसरपुर 15 गड़ी माधवा होगा क्या आगे हमारे यहाँ कितने पेपर हो गए इधर बनता तो फिर यहाँ क्यों इधर को आगे अभी 10 मिनट और बचे हैं। वही तो बता तो लेंगे इधर देखिए सामने नाम लिख देना और पेंटिंग में आपको सुनाएंगे हम, है ना? नहीं सुनिए सुनिए, अभी सॉन्ग नहीं, उनको वैसे ही सुनाना था। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके बाद सॉन्ग, है ना? हमारा जो 2022-23 ध्यान से सुनिएगा आप लोग, 2022-23 का जो अनुभूति कार्यक्रम था उसकी थीम थी मिशन लाइफ। क्या थी? मिशन लाइफ और प्रो प्लैनेट पीपल। मिशन लाइफ मतलब लाइफ के लिए मुहिम या जीवन के लिए मुहिम या जीवन के लिए अभियान या जीवन के लिए आंदोलन। आंदोलन कब किया जाता है? जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है ना? जैसे स्वच्छता के लिए अभियान चला था ना, स्वच्छता अभियान क्यों चलाया गया? क्योंकि हमारे डीएनए में ही कहना चाहिए हम लोग बिल्कुल गंदगी के साथ रहने के आदी हो गए थे, है ना? इसलिए ये अभियान चलाना पड़ा था। जीवन के लिए अभियान। अब जीवन के लिए अभियान कैसा? मतलब हमको ऐसी जीवन शैली अपनाना है जो पर्यावरण के अनुकूल हो, इसके पर्यावरण के, प्रकृति के अनुकूल हो, है ना? तो जैसे कि इधर पीली, सबसे पहले तो हम आएंगे कहाँ? वनों के बारे में हमने बताया ना आपको कि वनों को हमको बचाना है ना? उसके लिए हमको मुहिम चलाना है, उसके लिए हमको जागरूकता लाना है, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि जो वनों की कटाई हो रही है तो उससे क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, हमारा जीवन मुश्किल हो रहा है।
और सबसे खास तो ये है कि जो मजदूर, जो श्रमिक काम करते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि गर्मी के दिनों में काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है ना। इसका क्या उद्देश्य है? पानी का बचत होगी, पानी की बचत होगी। फिर रिचार्जिंग के लिए क्या करना है हमको? वाटर रिचार्जिंग के लिए पेड़ पौधे लगाने के लिए प्रेरित करना है, जागरूकता लाना है। ये हो गया। फिर उसके बाद में जैसे जो बर्तन है हमारे मांजने के लिए निकलते हैं ना, तो जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं उनको पहले से ही पानी इसमें डाल के थोड़ा थोड़ा रख दो, तो वो गीले हो जाएंगे, जल्दी से वो साफ हो जाएंगे, पानी ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक। समय समय पर फ्रिज को और एसी को डिफ्रॉस्ट करना है। ठीक है। इनसे जो पानी निकलता है उसका उपयोग बर्तन धोने के काम में लाना है। गीला कचरा, सूखा कचरा अलग अलग रखना है। क्यों? क्योंकि गीले कचरे की खाद बनती है। ठीक है। प्लास्टिक का उपयोग नहीं तो इसके पहाड़ बन जाएंगे, है ना, जैसे दिल्ली वाली बहुत सारे मेट्रो सिटी। और उसके बाद ये जो बोतल वगैरह है ना, समुद्र के किनारे जो पर्यटन होता है वहाँ पर बोतल ही बोतल है, तो उससे क्या हो रहा है कि समुद्री जो पारिस्थितिकी तंत्र है, जलीय जो जीव जंतु है, वो नष्ट हो रहे हैं। तो उसका असर किस पे पड़ रहा है? वहाँ की जैव विविधता पर पड़ रहा है ना। वो भी हमारे लिए घातक है, जीवन के लिए, वहाँ के जीवन के लिए भी और हमारे लिए भी, दोनों। उसके बाद नदियों में प्रदूषण नहीं फैलाना। इधर ध्यान नहीं आप लोग। प्रदूषण नदियों में नहीं, क्या उसमें सीवरेज का पानी नहीं होना, उसमें फैक्ट्रीज का पानी नहीं होना, उसमें हम किसी प्रकार का पॉलिथीन वगैरह ना डालें, है ना। तो ये सारे रेत का उत्खनन, इसका हमको मतलब इसके खिलाफ मुहिम चलाना है। रेत का उत्खनन बिल्कुल नहीं हो नदियों से। ठीक है ना। उसके बाद मिट्टी में मतलब मिट्टी को प्रदूषित होने से बचाना है। तो कैसे बचाएंगे? उसमें रासायनिक खाद का उपयोग बंद करना है और जैविक खाद का उपयोग करना है ना। कीटनाशक का उपयोग बिल्कुल बंद करना है। क्यों करना है? आपको मालूम है, सब पूरे वर्म्स वगैरह सब मर जाते हैं उससे, है ना। उसके बाद जब हम किसी रेड सिग्नल पर रुकते हैं और रेलवे क्रॉसिंग पे रुकते हैं तो गाड़ी बंद कर देना, प्रदूषण कम होगा, पैसे भी बचेंगे। उसके बाद जितनी गाड़ी की आवश्यकता हो एक घर में, एक परिवार में, उतनी ही गाड़ी रखना। जहाँ हम पैदल जा सकते हैं वहाँ पैदल जाना है, साइकिल से जाना है। अधिक से अधिक सार्वजनिक जो परिवहन के साधन है उनका उपयोग करना है, जो बसेस चलती ना उसका। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। अब देखिए, अगर हम ऐसा करेंगे तो हम क्या है कि एक संवहनीय जीवन शैली, क्या बोलते हैं इसको, सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल, है ना, इसको बोलते हैं विनाश। जैसे हम आंवला वगैरह है ना, अगर हम उसका विनाश विहीन या सस्टेनेबल उसका विदोहन करेंगे तो बचा रहेगा, है ना। इसी तरह से हमको सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल अपनाना है ना। जितनी आवश्यकता उतना ही करना है हमको, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक। ये जीवन शैली कौन सी हुई? जैसे हम कहीं पर भी पर्यटन में जाते हैं तो वहाँ प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना, साउंड ज़्यादा साउंड में कोई बजाना नहीं। क्यों? साउंड से क्या होता है, बहुत सारे जो वन प्राणी या पक्षी होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, उनकी जीवनचर्या डिस्टर्ब होती है। फिर ये सारी की सारी जो आदतें हैं, अगर हम ये करेंगे, इसको अपनाएंगे, इस जीवन शैली को, तो हम क्या बनेंगे? प्रो प्लैनेट पीपल। अब प्रो प्लैनेट पीपल का क्या मतलब हुआ? प्रो मतलब प्लैनेट यानी क्या हुआ? ग्रह यानी पृथ्वी। पीपल यानी क्या हुआ? लोग। प्रो यानी पृथ्वी को सपोर्ट करने वाले या पृथ्वी के साथ चलने वाले, या पृथ्वी को मतलब उसके सहयोगी। प्रो का मतलब वही होता है, ठीक है ना। जैसे प्रो चाइना, उसको कहा है कि मैं प्रो चाइना हूँ, मतलब मैं चीन का सपोर्टर हूँ, है ना। तो इस तरह से हमको प्रो प्लैनेट, क्यों धक्का मुक्की क्यों? जेपी शिवरे साहब हमारे मास्टर ट्रेनर, और जैसा कि आप सभी प्यारे बच्चों को पता है कि सुबह से आप कितने बजे से आए हैं? 9 बजे। तो 9 बजे से लगातार हमारे इको पर्यटन बोर्ड के सक्षम मास्टर ट्रेनर साहब आपको अपना मार्गदर्शन दे रहे हैं।
अब आपका काम है कि उसको अधिक से अधिक अपना सीख करके और आगे अपने जीवन में उतारना, ठीक है ना। सबसे पहले अपन जिस उद्देश्य के लिए आए उस उद्देश्य की बात करें। आज आप किस कार्यक्रम में आए हो? कोई भी एक बताओ। शर्माना नहीं, अच्छे से बताओ, जिसको आता है हाथ उठा करो, हाथ ऊंचा करो। अनुभव करना किस चीज का? वन और पर्यावरण में जा करके अनुभव करना। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो कहाँ पे आए आप लोग? नहीं, बालापुर नहीं, तो अभी कहाँ बैठे हैं? किस जमीन पे? जंगल में, वन में, ठीक है ना। तो वन के अंदर आपको लाया गया है वन का महत्व बताने, वन की उपयोगिता बताने और वनों को क्यों बचाना चाहिए ये बताने। तो वन क्या है? राष्ट्रीय संपदा है, वेरी गुड। और क्या है? प्रकृति का एक स्वरूप है। और वन क्या है? जीवन है। अरे वाह, कितनी अच्छी बात बोली, तालियां बजाएं भाई इनके लिए। क्या नाम बेटा आपका? जी, शिरीन मंसूरी, बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार तालियां सब बच्चे बजाएंगे। अब आप लोगों में जोश भरने के लिए एक नारा देता हूँ, जैसा बिटिया ने बताया है, शिरीन ने। वन क्या है? जीवन है। तो मैं बोलूंगा वन ही, आप लोगों को जोर से बोलना है, जीवन है। वन ही वन ही वन ही। समझ में आया क्या? क्यों है? शाबाश शाबाश। देखो, अगर ये जो है, जो आज पूरा शिवरे साहब ने सुबह से बताया कि ये जो जंगल है ये वन है, ये वन अगर समाप्त हो गया, इधर ध्यान दो सब लोग, हे बच्चों, जो अब बात करेगा उसको मैं पकड़ के लाऊंगा, उसको यहाँ डांस करना पड़ेगा, कोई बात करते हुए ना दिखे। वन जीवन क्यों है? आप ये अंदाज लगाइए कि अगर ये वन समाप्त हो गया तो मनुष्य जीवित रहेगा क्या? क्यों नहीं रहेगा? ऑक्सीजन के लिए। देखिए, हम मनुष्य जो हैं, हम सांस लेते हैं, तो सांस में जो हवा लेते हैं उससे ऑक्सीजन हमारा जो फेफड़ा है अवशोषित करता है। फेफड़ा समझते हो क्या होता है? फेफड़ा हमारे शरीर में एक महत्वपूर्ण, हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी ऑक्सीजन हवा में कहाँ से आएगी? कैसे? क्या होता है, पेड़ों के जो पत्ते हैं ना, जैसा आपको बताया गया, इन पत्तों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और ये वातावरण से, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। क्या करते हैं? क्या? पत्ते। और उससे अपना भोजन बनाते हैं, धूप लेके, और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। क्या हुआ था ऐसा? कोरोना जो है एक वायरस था, एक विषाणु होता है, वो अगर मान लो नाक मुंह के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर चला जाए तो हमारे फेफड़ों की क्षमता को खत्म करता था। अब क्या होता था कि हमारी ऑक्सीजन अवशोषित होने की क्षमता खत्म हो जाती। तो जो भी कोरोना से बीमार हुआ उसको सांस लेने में तकलीफ हुई, ठीक है, और उसको अस्पताल ले गए तो उसको ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाना पड़ा। समझ में आया ना? तो महत्व तो बहुत है। हमारा जीवन पूरी तरह से हवा और ऑक्सीजन पर निर्भर है। ये हो गई पहली बात। और आज शिवरे साहब ने दूसरी बात, लोग डर जाते हैं ना, तो मान लो अगर आप केंचुओं को देख के डर जाओगे, उठाने में डरोगे, तो बोलोगे केंचुआ तो बहुत ही यार, बहुत ही गिलगिला टाइप का प्राणी, इसको मार देना चाहिए। क्या केंचुए को मारना चाहिए? केंचुआ क्यों महत्वपूर्ण है? जंगल में जितनी वनस्पति है, वो हमारे खेतों में जितनी फसल है, तरह तरह की विविधता वाली फसलें जीवित रहना चाहिए, ठीक है। और इन सब के साथ में इनका संरक्षण होना चाहिए। इन सब का तालमेल ही हमारे जीवन को सफल बना सकता है। तो बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ बच्चों। आप अभी सर ने बताया थे सागौन में पतझड़ होता है, कितने माह का होता है? तो ये मैंने बोला ना आपको, एक हाथ उठाइए, आप हाथ उठाइए। तो बताया गया है तितली के बारे में, है ना,
तितली अपने अंडे पेड़ में किस जगह देती है? क्वेश्चन मार्क। पत्तियों के नीचे। अच्छा बताओ, वायुमंडल में जो ओजोन परत है वो किन किरणों से हमें बचाती है? बायो के भी स्टूडेंट हैं यहाँ ना? अरे हम कूनो नेशनल पार्क में कौन से प्राणी लाए गए हैं? चीता। चल चीता। अब हाथी उठाएंगे, आप कोई बात नहीं करेगा।